बाद एक प्रेजेंटेशन है जो राधिका अलकाजी जी करेंगी, जो कि जो सीबीआर की जो पॉलिसी है, जो नीति है, उसके ऊपर जो परिपत्र तैयार किया गया है, एक ब्रीफ तैयार किया गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। राधिका जी के बारे में आप जानते होंगे, वो अर्थ आस्था को की फाउंडर हैं। अर्थ आस्था को भी आप जानते होंगे। उनका काम सिर्फ विकलांग बच्चों के साथ नहीं, लेकिन नीतियों पर भी और कानून नीति उन पर भी बहुत काम अर्थ आस्था करती है, राधिका जी करती हैं। ओवर टू यू राधिका। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो नीति पत्र लिखा गया है, ये क्रिस्टी अब्राहम जी और सू एनफील्ड ने हमारे लिए ये नीति पत्र लिखा है, और उसका उन्होंने जो प्रेजेंटेशन किया उसका मैंने अनुवाद किया है और मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। अभी वेंकी जी ने जैसे हमें बताया कि समुदाय आधारित पुनर्वास की कितनी जरूरत है, और किंतु हमारे विश्व में और देशों में इस प्रणाली को बहुत अहमियत अभी तक नहीं दी गई है। शायद ये एक कारण हो सकता है कि पुनर्वास अभी तक ये सोच थी कि पुनर्वास शायद कुछ ही लोगों के लिए जरूरत है, सिर्फ केवल विकलांग लोगों के लिए जरूरत है, पुनर्वास की जरूरत है। किंतु अभी अगर हम देखें, और विश्व में भी अब ये जानकारी आ गई है कि करीब केवल विकलांग लोगों को ही पुनर्वास की जरूरत नहीं है, बट विश्व में करीब 1/3 लोगों को पुनर्वास की कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूरत पड़ेगी। और ये जो आवश्यकता है पुनर्वास की और पुनर्वास की सेवाओं की, ये क्यों बढ़ रही है हमारे विश्व में? कई कारण हैं इसके, कई जुड़ाव है इसके, कई मुद्दे हैं जो आजकल हम देखते हैं, जैसे कि गरीबी, बढ़ती हुई गरीबी, युद्ध, विश्व में देशों में कितनी हिंसा हो रही है, बीमारियां जो फैल रही हैं, संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोग, एक्सीडेंट, ये कई चीजें जो हम अब विश्व में ज्यादा देख रहे हैं, उनकी वजह से हमें ये समझ आ रहा है कि पुनर्वास सेवाओं की अधिक से अधिक जरूरत लोगों को पड़ रही है और पड़ने वाली है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे पर्यावरण की दुर्दशा, ये भी एक कारण है। और जैसे कि वेंकी जी ने अभी बताया कि आपातकालीन स्थिति में, जिस आपातकालीन स्थिति में आप और हम अभी जी रहे हैं, उस स्थिति में भी कई लोगों को पुनर्वास की जरूरत है और पड़ेगी, और उसकी वजह से भी वैसे तो विश्व के सारे देशों में ये पुनर्वास सेवाओं की जरूरत है, पर कम और मध्य आय देशों में हम आधे से कम लोगों को, जरूरतमंद व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध होती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि आधे से कम व्यक्तियों को जिन्हें पुनर्वास की जरूरत है, उनको ये सेवाएं उपलब्ध होती है। इसमें विकलांग व्यक्ति भी हैं। आपको पता है कि विश्व में हर 7 में से 1 यानी 15% व्यक्ति किसी न किसी तरह विकलांगता के साथ रहते हैं। हमें ये भी पता है कि विकलांगता और गरीबी का गहरा रिश्ता है। करीब 80% विकलांग व्यक्ति जो हमारे जैसे देशों में गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। सामान्य तौर पर कम आय देशों में ज्यादातर गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है, और गरीब विकलांग बच्चे, युवा और बुजुर्ग पुनर्वास सेवाओं से वंचित हो जाते हैं। और इसका नतीजा ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक समावेश, जो बहुत जरूरी है सबके लिए, एक जीवन जीने के लिए, वो इन सब चीजों में उनका समावेश प्रभावित हो जाता है। हमें ये भी पता है कि कई विकलांग व्यक्ति
बेघर हैं और कई संस्थाओं में रहते हैं और अपने घरों में नहीं रहते हैं। इन सब व्यक्तियों को भी पुनर्वास की बहुत जरूरत है। और प्रश्न ये बार बार आता है कि ये कौन सी प्रणाली है जिससे हम इन सब लोगों तक पहुंच सकते हैं। सीबीआर ऐसी एक प्रणाली है। थोड़ी सी मैं आपके सामने अब ये रखूंगी कि पुनर्वास से संबंधित मुख्य जो अंतरराष्ट्रीय ढांचे हैं और संधि पत्र हैं वो कैसे हैं। पुनर्वास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विचारधाराओं में काफी बदलाव आया है। काफी सालों से यह बदलाव आ रहा है। एक सोच में जुड़ाव बना है। तो विश्व स्वास्थ्य संस्था जो है कि जिसे हम WHO के नाम से ज्यादा जानते हैं, 1978 में आल्मा आटा की एक घोषणा हुई थी। ये स्वास्थ्य के एरिया में थी। इसमें ये कहा गया था कि स्वास्थ्य सेवा को हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की अहमियत दी गई है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं तो बहुत लोगों के बहुत दूर रहती है। बड़े बड़े अस्पताल में सिर्फ स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती है। इस आल्मा आटा के डिक्लेरेशन और घोषणा में ये अंडरलाइन किया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं जैसे उसकी अहमियत, स्वास्थ्य सेवाओं को सब तक पहुंचाने में इसकी बात की गई। इसके साथ साथ 2017 अभी की बात है, अस्ताना की घोषणा है जिसमें फिर से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूत करने की अगुवाई की गई है। तो आप देख रहे हैं कि कितने सालों पहले ये बातचीत शुरू हो गई है कि स्वास्थ्य सेवाएं, पुनर्वास सेवाएं किस तरीके से हर व्यक्ति तक पहुंच सकती है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की एक विकलांगता पर घोषणा है 2005 की, और इस घोषणा में समुदाय आधारित पुनर्वास को एक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा से जोड़ा गया है और उसका एक अहम हिस्सा माना गया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम बार बार ये बात करते हैं कि समुदाय आधारित पुनर्वास को होना चाहिए, पर कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ये जो घोषणा है ये कहता है कि स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, जो लोगों के घरों के पास स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, उसका एक हिस्सा सीबीआर भी बन सकता है। इसके साथ साथ 2007 विकलांग लोगों के अधिकार का अंतरराष्ट्रीय संधि पर, जिसे आप और हम UNCRPD के नाम से जानते हैं, वो पुनर्वास को एक मानव अधिकार का दर्जा देता है। ऐसे और कई फ्रेमवर्क्स हैं जैसे WHO का 2016 का जन केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं का एक फ्रेमवर्क, और उसके अलावा पुनर्वास 2030 का कॉल फॉर एक्शन जो है, जो 2017 में कायम किया गया। उसके अलावा इसकी हम थोड़ी और आगे बात करेंगे। सतत विकास लक्ष्य, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, 2030 जो 2015 में लागू किए गए, उसमें भी यही बात की गई है कि लोगों को स्वस्थ रहने के लिए पुनर्वास सेवाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना अनिवार्य है। अब ये कैसे होगा, ये बातचीत अभी थोड़ी सी वेंकी जी ने की है ऑलरेडी। उन्होंने पुनर्वास और स्वास्थ्य सेवाओं की जो अलग अलग प्रणालियां हैं, उसमें ये एक टास्क शिफ्टिंग प्रणाली, जिसमें कि ये हम समझ रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो केवल एक दवाई देने वाली या एक रोग को ठीक करने वाली सेवाएं नहीं होती हैं। उसमें स्वास्थ्य संवर्धन है, उसमें बीमारी का रोकथाम है, उसमें जैसे हम पैलिएटिव केयर कहते हैं, प्रशामक देखभाल, ये भी है, और
टास्क शिफ्टिंग प्रणाली का ये मतलब है कि यदि लोगों को हमें अपने घरों के पास अपने संदर्भों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचानी है, तो और लोगों में हमें ये जिम्मेदारी बांटनी होगी, और लोगों में केवल जिम्मेदारी ही नहीं पर जानकारी भी बांटनी होगी, ताकि जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, जो पुनर्वास की सेवाएं हैं, वो केवल बड़े बड़े अस्पतालों में ना हो, पर और लोग भी इनमें भागीदार हो पाए, और अलग अलग लोग जो समुदाय में रहते हैं, जो समुदाय के पास रहते हैं, जो समुदाय के एक अंग हैं, वो भी इसमें भागीदार, हिस्सेदार हो पाए। और ऐसी ही एक प्रणाली है, आपको पता है, जो कि समुदाय आधारित पुनर्वास की प्रणाली है, जहां विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक समावेश और उनके मौकों की समानता के लिए ये बहुश्रेणीय प्रणाली और सोच है। इसमें भी इसकी भी सोच इसी तरीके की है, जहां की ये बात की गई है कि विकलांग व्यक्तियों को जब पुनर्वास की एक जरूरत पड़ती है, तो उन्हें दूर दराज ना जाना पड़े, उनको अपने संदर्भ में, अपने घरों के पास इस तरीके से पुनर्वास सेवाएं दी जाए, ताकि उनका भी सशक्तिकरण हो। इसमें समुदाय आधारित पुनर्वास, जैसा कि वेंकी जी ने बताया, WHO ने इसकी शुरुआत की थी, इस सोच की शुरुआत की थी। ये केवल एक प्रणाली नहीं है, किंतु ये एक सोच भी है। और 2010 में बड़ी बड़ी जो हमारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे कि WHO, विश्व स्वास्थ्य संस्था, हमारी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे हम ILO कहते हैं, यूनेस्को, और बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय सामाजिक जो संस्था हैं, उन्होंने मिलकर 2010 में एक समुदाय आधारित पुनर्वास की गाइडलाइंस भी निकाली। इन गाइडलाइंस के मुख्य बिंदु मैं आपके सामने रखती हूँ। गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि हमें हर व्यक्ति तक पहुंचना है। आपको पता है कि जो दूर दराज हमारे बच्चे हैं, जो दूर दराज रहते हैं, या इस अलग अलग स्थितियों में जो हमारे बच्चे या लोग रहते हैं, उनके पास भी पुनर्वास सेवाएं पहुंचना जरूरी है, बल्कि सबसे जरूरी है कि उनके पास ये सेवाएं पहुंचे। हर व्यक्ति, CBR की ये सोच है कि हर व्यक्ति किसी भी संदर्भ में, चाहे वो इंस्टीट्यूशन में रह रहा हो, चाहे वो दूर दराज में रह रहा हो, चाहे वो बेघर हो, उस तक पुनर्वास की सेवाएं पहुंचना अनिवार्य है, और उसका ये हक भी है। समुदाय आधारित पुनर्वास की जो सोच है वो जन केंद्रित है, मतलब कि लोगों पर केंद्रित है। वो उस प्रणाली पे केंद्रित नहीं है जो कि पुनर्वास देता है या कि जो दूर दराज का है, पर उस जनता पे, उस व्यक्ति पे, उस बच्चे पे केंद्रित है, जो कि जिसको इसकी जरूरत है, और इसकी वजह से वो समावेश को और बढ़ावा देता है। CBR ने विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व की बात की है। केवल विकलांग व्यक्ति केवल पुनर्वास लेते नहीं है, पर उनका नेतृत्व, उनकी समान भागीदारी इस प्रणाली में होना बहुत जरूरी है। तो आप देख रहे हैं, ये केवल एक सर्विस की प्रणाली नहीं है, किंतु एक समान भागीदारी की प्रणाली भी है। CBR सेवाओं में कम दाम से उपलब्ध होना, ताकि लोगों को आर्थिक कठिनाई ना हो। आपको पता है कि ये सबसे जरूरी है कि सेवाएं इस तरह से प्रदान हो, और सबके लिए हो, और इस तरह से हो ताकि उन्हें ज्यादा अपने आर्थिक कठिनाई ना हो, लोगों का सशक्तिकरण हो। सेवाएं इस तरीके से दी जाएं, या सेवाओं का इस तरीके से बनाया जाए कि लोगों को लगे कि हमारा सशक्तिकरण हो रहा है।
विकलांग व्यक्तियों की संस्थाएं या संगठन को बढ़ावा मिले और ऐसी सुविधा हो जो लंबे अरसे के लिए कायम हो और लोगों की जरूरतों को पूरा करे। इसी तरह जो वेंकी जी ने हमें पहले बताया कि पुनर्वास 2030 की एक कॉल फॉर एक्शन 2017 में WHO ने आगे किया था, उसमें भी कई चीजें कही गई हैं जो कि हमारे लिए जरूरी हैं। ये इनमें से कुछ चीजें मैं आपके सामने रखती हूँ, जैसे कि पुनर्वास की अगुवाई के लिए ठोस नेतृत्व और राजनीतिक समर्थन की जरूरत है। ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे वेंकी जी ने कहा कि अभी हम अपने जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स हैं हमें उनके पास जाना है। एक राजनीतिक समर्थन बहुत जरूरी है और नेतृत्व भी बहुत जरूरी है। पुनर्वास सेवाओं की जो आयोजन और कार्यपद्धति को मजबूत करना है, खास करके आपातकालीन स्थितियों में, जैसे कि जो स्थिति जो आज आप और हम जिस स्थिति में रह रहे हैं, इन स्थितियों में इन सेवाओं को मजबूत करना, उनका आयोजन करना बहुत जरूरी है। देश की स्वास्थ्य प्रणाली में पुनर्वास का समावेश ये एक बहुत जरूरी चीज है कि जो स्वास्थ्य प्रणाली है हमारे देश की, उसमें अगर पुनर्वास की सेवाएं भी आ जाती हैं तो हम एक साथ सेवाएं हो जाती है। ये ऐसी नई सेवाएं रह जाती है कि वो अलग अलग और टुकड़ों में बट जाती है। सर्वव्यापी स्वास्थ्य प्रणाली में पुनर्वास सेवाओं की अहम हिस्सेदारी हो। पुनर्वास आयोजन को इस तरीके बनाना है कि वो दूर दराज क्षेत्रों तक और हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध। ये आगे वो कहता है कि बहुक्षेत्रीय पुनर्वास को के इस तरीके के कार्यकर्ता हमें तैयार करने जो बहुक्षेत्रीय पुनर्वास के लिए हो और जो देश के अलग में काम कर पाए और दूसरी स्वास्थ्य प्रणाली में पुनर्वास की जानकारी भी दे पाए। पुनर्वास सुविधाओं के लिए सरकार अधिक राशि दे और ये बहुत जरूरी है कि जब तक राशि और बजट्स में ये नहीं आएगा तब तक हमें पुनर्वास सेवाएं घर के पास नहीं मिल पाएंगी। पुनर्वास की आवश्यकता पे अधिक अध्ययन, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है क्योंकि ये पाया गया है कि पुनर्वास और CBR की जिसकी बात हम आज कर रहे हैं और जिसकी हम अगुवाई कर रहे हैं आज, उसकी जो आवश्यकता है, उसकी जो इफेक्टिवनेस है, उस पर अध्ययन बहुत कम किया गया है और उस पर अध्ययन होना बहुत जरूरी है ताकि हम उसकी आगे अगुवाई कर पाए और ये समझ पाए कि वो कितना हमारे लिए जरूरी है। विभिन्न देशों के बीच पुनर्वास के क्षेत्र में जानकारी हो, एक दूसरे को जानकारी दी जाए और सहभागिता हो पाए। ये सब बातचीत हुई है, किंतु ये मैं कहना चाहती हूँ कि कल भी ये बातचीत हुई थी कि इन रेजोल्यूशंस में अभी भी पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास की बातचीत नहीं हुई है और इसी के लिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं इस पे समाप्त करती हूँ और